बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अचानक सोब की जिंदगी में एक लड़की आई जो फौरन की तरह दिखती थी। गोल मटोल चेहरा, सब्ज नीली आंखें, सफ़ेद दोदिया रंगत, लंबा खूबसूरत कद, बड़ी झील जैसी गहरी आंखें, फैशनेबल अमीरों कबीर शान से आती जाती। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने जब से सोब को देखा था तब से उस पर अपना दिल हार बैठी थी। उसका नाम मीनाक्षी था। सोब भी उसके हुस्न पर रफ्ता रफ्ता फिदा होने लगा और मीनाक्षी ने सोब को आ लिया। सोब, आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाती हूँ। तुम तो हमेशा से हॉस्टल में रहे हो। सोब ने मीनाक्षी की तरफ देखा। चलो मीनाक्षी चलो। दोनों गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद एक बड़े से बंगले के सामने जा उतरे। ये बंगला नहीं था, गोया शीश महल था। उसमें हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे। सोब उसके साथ अंदर बंगले में दाखिल हुआ। अंदर बहुत बड़ा लॉन था। लॉन को बूर करके दोनों आगे बढ़े। ये बंगला मंजिलों पर बना हुआ था और उसकी सफाई का खास ख्याल रखा गया था। ये बाकी बंगलों से हटकर बनाया गया था और उसके इर्द गिर्द 2-3 जाल की बारीक दीवारें भी कायम की गई थी। सोब ने इतना शानदार घर कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उस घर की हर चीज अपनी तारीफ आप कर रही थी। सोब, ये रहा मेरा गरीब खाना। पूरे घर में घुमाने के बाद मीनाक्षी बोल पड़ी। मीनाक्षी, तुम इसे गरीब खाना कहकर इसकी तजलील कर रही हो, बल्कि ये तो एक शीश महल है। सोब की इस बात पर मीनाक्षी हंसने लगी। शायद तुम्हारी नजर में ये शीश महल हो, मगर खैर छोड़ो ये बातें। ये बताओ कि ये घर तुम्हें कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। ऐसे लगा कि मैं जन्नत में घूम रहा हूं। सोब ने कंधे उचकाकर कहा। क्या इस घर में तहखाना भी है? सोब के सवाल पर मीनाक्षी ने गहरी नजरों से उसे घूरा। नहीं तो, मीनाक्षी जल्दी से बोल पड़ी। क्या तुमने किसी जगह पर इस बंगले में तहखाने को देखा है? हाँ, मुझे लगा कि दाईं तरफ जो सीढ़ियां हैं उसमें से मजीद कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती दिखाई दी थी। सोब के इस इंकिशाफ पर मीनाक्षी गड़बड़ा कर रह गई। नहीं सोब, पिछले 3 सालों से मैं इस घर में रह रही हूं। इस घर में कोई भी तहखाना नहीं है। शायद तुम्हें वहम हुआ हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे वहम हुआ होगा। दोनों बातें करने लगे और फिर कुछ देर के बाद सोब वहां से चला गया। मगर जाते जाते मीनाक्षी ने उसे एक गाढ़ा मशरूब पिलाया। पीते वक्त तो उसे बड़ा अच्छा लगा था, मगर जब से हॉस्पिटल में आया था उल्टियों पर उल्टियां कर रहा था। उसका रूममेट सारिम उसकी हालत से बड़ा ही परेशान था, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। इब्तदाई मुआयने के बाद पता चला कि इसने शराब की तरह कोई गाढ़ी चीज पी है, गालिबन खून भी हो सकता है। सारिम हैरान खड़ा डॉक्टर का मुंह देखता रह गया कि डॉक्टर पागल तो नहीं हो गया, कोई भला खून क्यों पिएगा? सारिम हैरान रह गया। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा कि इसको ठीक किया जा सके। हाँ, मैं इसे ड्रिप लगा देता हूँ और उल्टियों के 2 अदद इंजेक्शन भी दे देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहिब, जो आपको मुनासिब लगे। 1.5 घंटे के बाद दोनों हॉस्पिटल से हॉस्टल आ गए। अब सोब हाथ से बेहतर था और सही महसूस कर रहा था। यार, तुम फिर उस मीनाक्षी से मिले थे? सारिम परेशानी से बोला। हाँ यार, उसके घर गया था। सोब, वो अच्छी किरदार की लड़की नहीं है। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है? सोब फौरन बैठकर बोला। यार टेंशन मत ले, लेट जा। मेरा मतलब है कि वो मीनाक्षी अच्छी लड़की नहीं है। सोब के बंदे कंधे सुकड़ कर रह गए। क्यों, क्या गलत है उस लड़की में? यार, वो हमारी मजहब की नहीं है, वो हिंदू मजहब की है। इस इंकिशाफ पर सोब की हालत गैर हो गई। तुम झूठ कह रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो एक साइको केस है। वो पता नहीं क्या है। उसके घर में एक 80 साला बुढ़िया भी रहती है, जो किसी भी लिहाज से वो भयानक बुढ़िया पुराने जमाने से कम नहीं लग रही। तुम उसके बारे में कैसे यकीन से कह सकते हो? क्योंकि 1 साल पहले मीनाक्षी मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं उससे।
सारम की आंखों में आंसू आ गए और मैं उसके खूबसूरत घर रोज जाता। वो बहुत बातें करती और पहले पहल लोगों को एक गाढ़ा मशरूब पिलाती है। हाँ, उसने मुझे भी मशरूब पिलाया था और उसके बाद मेरा दिल बहुत बुरा हो गया यार, मगर मैंने तो उसके घर में किसी बुढ़िया को नहीं देखा। उस बुढ़िया से दूर रहो, वो एक जादूगरनी है और शायद कोई तहखाने में मुकीद है। तुम्हें उस घर में किसी बुत वगैरह के आसार भी दिखाई नहीं दिए होंगे। हाँ सारिम, हिंदू कौम तो घर में बुतों को सजाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, जबकि मैंने मीनाक्षी के घर में किसी भी तरह का कोई हिंदुआना रस्म रवाज नहीं देखा। यार सोब, जो भी हो बस उस लड़की से दूर रहना। मगर यार सारिम, तू कैसे मीनाक्षी से बच गया? हाँ, वो मुझे हिंदू बनाना चाहती थी और मैं उसके इरादों को समझ गया था। दरअसल मुझे लगता है कि वो जादू पर भी तरस रखती है और उसकी जो बुढ़िया मुलाजमा है वो जादूगरनी है। मीनाक्षी उसके इशारों पर नाच रही है। मैंने पहले कई महीने तक उसको उस भूत बंगले में अकेले देखा था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता हमारी कहानी में एक नया मोड़ आ गया और वो मोड़ हिंदुआना मजहब था। मीनाक्षी मुझे हिंदू करना चाहती थी और उसने पहले पहल मुझे प्यार से राम करने की कोशिश की, मगर जब मैं नहीं माना तो वो जोर जबरदस्ती करने लगी। उसके बंगले में एक तहखाना भी है, उसने मुझे उस तहखाने में कैद कर दिया और वो बुढ़िया मुझ पर जादुई ताकतें आजमाने लगी। मगर शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने मुझे उस मक्कार बुढ़िया की शर से बचा लिया और फिर वो यूनिवर्सिटी में आमिर की तरफ मुतवज्जे हुई। मुझसे उसने ताल्लुक ख़त्म कर लिया, मगर मैंने आमिर को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बातें नहीं मानता था और ठीक 3 महीनों के अंदर अंदर आमिर गायब हो गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से तहकीकात हुई, मगर मीनाक्षी पर किसी भी किस्म का जुर्म साबित नहीं हो सका। और फिर मीनाक्षी की एक और लव स्टोरी शुरू हुई। यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का मिकाल आया था। खुश शक्ल था मगर बहुत गरीब था। जल्द ही मीनाक्षी का इश्क उससे शुरू हो गया और दोनों की प्रेम कहानी का आगाज हो गया। मिकाल जल्द ही मीनाक्षी की दौलत के जाल में फंस गया और वो चुड़ैल उसे भी 3-4 महीनों के अंदर अंदर हड़प कर गई। सारम की आंखों से आंसू निकले। यार सोब, वादा करो कि तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगे, वो तुम्हारा भी खून कर देगी। मिकाल के वालिदैन गरीब थे, वो लोग तहकीकात भी सही तरह से नहीं कर सके और यूं फिर तुम उसके जाल में धीरे धीरे फंस रहे हो। हाँ सारिम, तू सच कह रहा है। मैं अब मुख्तात रहूंगा और उससे आइंदा कभी भी नहीं मिलूंगा। सोब ने सारिम के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया। अच्छा, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है सारिम, सोब ने कहा और सोने के लिए दूसरी तरफ करवट बदल ली। सारिम उसे देखता रह गया। 2 दिन हो गए हैं सोब, क्या बात है? तुम मुझसे खेंची खेंची से रहने लगे हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मीनाक्षी ने उसे आज पार्क में अकेले पकड़ लिया और उसके सर पर खड़ी होकर कहने लगी, मीनाक्षी, मैं इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। क्या कह रहे हो तुम? वो वादे, वो कस्में जो तुमने खाए थे, वो सब क्या था? क्या इतना जल्दी मुझसे दिल भर गया और तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे? मीनाक्षी, बात ये नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझ रहा था और तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारे प्यार का जवाब प्यार से दे रहा था। और अब मैं तुम्हें मजीद अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई से आगाह कर रहा हूँ। क्यों मुझे अंधेरे में रखा? शुरू से मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारे प्यार में इतना आगे तो नहीं जाती, बल्कि उसी दिन ताल्लुक तोड़ देती। मगर तुम भी याद रखो, मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी। बेशक तुम मुझे भूल जाओ, मगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मीनाक्षी की आंखों से आंसू आ गए और सोब की तरफ देखकर बोली, मीनाक्षी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मुझे मुआफ कर देना। मीनाक्षी ने बेयकीनी से सोब को देखा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ मीनाक्षी, मुझे मुआफ कर दो, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। सोब ने उसे झूठ बोला। उसके दिल में कोई भी नहीं था, खाली जज्बात तक भी नहीं थे किसी के लिए, और तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। मीनाक्षी ने अपने आंसू पूछ लिए। सोब, इतनी आसानी से तुम मुझसे नहीं बच सकते। मीनाक्षी जानती है कि तू किसी और की जुबान बोल रहा है। मैंने तेरी आंखें देखी है, उन आंखों में मेरा अक्स था। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हासिल क्या है, मैं तुम्हें आगही बनकर दिखाऊंगी। वो वहां से घर की तरफ चली गई। गाड़ी तेज रफ्तारी से उसके घर की जानिब रवां दवां थी। वो जैसे ही घर पहुंची तो घर का दरवाजा खोला और वो गाड़ी बाहर ही छोड़े अंदर घर में दाखिल हो गई।
मीनाक्षी के घर में कोई भी मुलाजिम नहीं था। वो घर को हमेशा के लिए बाहर ताला लगाकर जाती थी। वो लॉन से होकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और लकड़ी का मजबूत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। घर बिल्कुल साफ और शिफाफ था। मीनाक्षी गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वो सामने कमरे में चली गई। ये कमरा खास कमरा था। उस कमरे में एक खुफिया रास्ता था। उसने कालीन को उठाया तो नीचे जमीन पर आखनी सलाहों का एक जाल जमीन पर रखा हुआ था। मीनाक्षी ने वो जाल उठाया तो नीचे लोहे से बनी हुई सीढ़ियां नीचे जाती थी। ये रास्ता तहखाने तक गया था। तहखाने तक जाने के लिए सीढ़ियों का एक रास्ता भी जाता था जो सोब ने भी देखा था, मगर अब वो रास्ता बंद कर दिया था। मीनाक्षी ने जाल का ढकना जमीन के फर्श पर रखा और नीचे तहखाने में उतर गई। अंदर बड़ा ही खौफनाक माहौल था। पूरे तहखाने में स्याह अंधेरा फैला हुआ था और ऐसा काला माहौल था जैसे रात की तारीकी में सफेद बादल रक्स कर रहे हों। मीनाक्षी तारीकी चलती हुई तहखाने में आगे ही आगे बढ़ने लगी। आगे रास्ते में जगह जगह 2-3 गज के फासले पर चिराग रखे हुए थे, जिनकी रोशनी माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। मीनाक्षी ने सुर्खनमा पाउडर थाली में रखा और वो सुर्ख पाउडर सामने रखे हुए बड़े बुत काली मरमाता के सामने अपने सर पर उलट दिया। तहखाने में हल्की आवाज में चीखें गूंज उठी। सामने एक बहुत बड़ा बुत था जिसका मुंह खुला था और सुर्ख लंबी जुबान उसके मुंह से बाहर नागिन की तरह पल खाती हुई थी, जो कि इबादत में मसरूफ थी। मीनाक्षी, अच्छा किया कि तू आ गई, वो बुढ़िया बगैर पीछे देखे बोली। काली माता, वो लड़का हमारे बारे में जान गया था। उसने मुझसे आज रिश्ता खत्म कर दिया है। मीनाक्षी ने तेज और आहिस्ता लहजे में कहा। हाय काली मरमाता के बुत पुजारन चीख पड़ी और बुत की तरफ देखकर बोली, हमें वही लड़का चाहिए हर हाल में। मीनाक्षी ने काली माता की तरफ देखा, मगर अब वो मुझसे नहीं मिलेगा। देखो मीनाक्षी, उसे जबरदस्ती उठाकर लाओ, हमें वही चाहिए और ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ इसी तहखाने में लाओगी, प्यार से या जोर से। काली माता की पुजारन काली माता भयानक आवाज में बोली। काली माता, वही लड़का क्यों और क्यों नहीं? अरे कमबख्त बेअक्ली, तूने काली माता के जुबान से खून का गाढ़ा मशरूब उस लड़के को पिलाया था और अब काली माता की आत्मा उसका खून मांगेगी। मीनाक्षी जल्दी से काली माता के बुत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। काली माता के गजबनाक आत्मा, मुझे माफ कर दो, मैं उसी का खून तुम्हें पिलाऊंगी, और उसके सामने झुक गई। दरअसल मीनाक्षी जिस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती तो फिर जब उसे घर लाती तो वो उसे उस एक किस्म का मशरूब पिलाती, और ये मशरूब काली माता का खून होता। ये खौफनाक किस्म का बुत था जो बज़ाहिर तो बेजान था, मगर उसके अंदर इंसानों की तरह खून होता था। काली माता, तू फिक्र मत कर, मीनाक्षी इतनी कमजोर नहीं कि उस कल के छोकरे से डर जाए। अगर मैंने काली माता को खून ना पिलाया तो मैं भी काली माता की रूह के साथ फना हो जाऊंगी। मैं अपनी बका के लिए ये जंग लड़ूंगी और हर हाल में जीतूंगी। ये मीनाक्षी का वचन है। ठीक है मीनाक्षी, शुक्र है कि तुझे अकल आ गई, वरना मैं तो परेशान हो गई थी और तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। 1 हफ्ते के बाद मेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। शैतानी दुनिया से काली माता की शैतानी रूह हाजिर होगी। वो हमसे सोब का खून मांगेगी और हमने उसे खून देना होगा। अगर वो खुश हो गया तो बदले में हमें ताकतें दे देगा और अमर होने का अमल बताएगा। ठीक कह रही हो, काली माता ने मीनाक्षी से कहा। हाँ काली माता, मैं समझ गई हूँ। मैं अपनी तमाम ताकतों को इस्तेमाल में लाऊंगी और सोब को बेबस कर दूंगी। मीनाक्षी ने काली माता के भयानक बुत के सामने हाथ जोड़े और उल्टे कदमों वहां से वापस चली गई, जबकि काली माता काली बुढ़िया फिर से सेवा में लग गए। यूनिवर्सिटी में 2 दिन गुजर गए, मगर सोब का दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। उन 2 दिनों में उसे मीनाक्षी कहीं भी नजर नहीं आई थी। वो मीनाक्षी को दिल से नहीं निकाल पा रहा था। सारिम का डिपार्टमेंट अलग था, वरना वो जरूर उसकी उदासी का सबब भांप लेता। शायद सारिम गलत हो और उसने मुझसे कोई चाल चली हो। अगर मीनाक्षी वाकई ऐसी होती तो वो कभी भी ऐसे नहीं कहती। ना वो रोती, ना मुझसे वो सब कुछ कहती। जो वो आंसू उसके बहे थे वो दिल से कह रही थी। सारिम ने मुझसे जरूर मीनाक्षी से बदजन करने के लिए ये कहानी गढ़ी होगी, और मैं भी कितना बेवकूफ हूँ उसकी बातों में आ गया, उस पर यकीन कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ और हॉस्टल की पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ा जो उसके रूम में थी, जिसमें पुरानी किताबें और उसकी कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई थी।
उसने एक पुरानी किताब अलमारी में से निकाली, उसमें से एक तस्वीर गिर गई। उसकी नजरें उस तस्वीर पर जम गई। उफ मेरे खुदाया, ये तो साले की तस्वीर है। उसने तस्वीर उठाई और उसको गौर से देखने लगा। साले तुम कहाँ होगी, कैसी होगी? तुम मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी, काश मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। फिर कुछ देर के बाद उसने उसी किताब में तस्वीर रख दी और किताब को अलमारी में रख दिया। उसे फिर से मीनाक्षी की याद सताने लगी। वो रूम से निकलकर पार्क में गया। अक्सर मीनाक्षी उसी पार्क में उसे मिलने आई थी। वो इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगा। उसे वहां एक बेंच पर मीनाक्षी बैठी हुई नजर आई। वो बड़ी ही उदास लग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, मुंह सूजा हुआ था और जर्द पीली पड़ गई थी। उसको पता था कि सोब उसी पार्क में उसे मिलेगा और वो अदाकारी कर रही थी। वो बज़ाहिर तो बड़ी ही गमगीन नजर आ रही थी, मगर उसने दूर से पार्क में सोब को आते हुए देखा था और अब अनजान बनकर नीचे देख रही थी। सोब उसे कुछ देर देखता रहा और उसके दिल ने कहा, नहीं मीनाक्षी, ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती जैसे सारिम ने कहा था। यकीनन सारिम ने मुझे मीनाक्षी से बदजन करने के लिए वो कहानी गढ़ी होगी, और अगर मीनाक्षी वाकई इस तरह होती तो वो यूं उदास ना होती, मेरी जगह किसी और को अपनाती। वो मीनाक्षी के पास चला गया। मीनाक्षी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? सोब मीनाक्षी ने निगाहें उठाकर सोब की तरफ देखा। तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसी लगा कि जैसे वीराने में बहार आई हो। तुम वापस आ गए हो। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। हाँ मीनाक्षी, मैं सारिम की बातों में आ गया था, मगर मैं तुमसे जुदा होकर जरा भी खुश नहीं था। दिन रात तुम्हारी याद सताती रहती थी। मीनाक्षी का चेहरा खिल उठा और वो बिल्कुल शादाब हो गई। उसकी आंखों की सुर्खी गायब हो गई। सोब, तुमने मेरे बेजान जिस्म में जैसे रूह फूंक दी हो। सोब, मुझे पता था कि तुम किसी और की जुबान बोल रहे थे। तुम इतने बेवफा नहीं हो सकते। सोब भी खुश हो गया जब उसने मीनाक्षी की खिली रंगत देखी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। चलो सोब, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। इस खुशी के मौका पर मैं आज डिनर करूंगी। सोब ने कंधे उचकाकर ठीक है कहा। दोनों गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद शाम तक वो दोनों शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फिरते रहे। रात जैसे ही शुरू से उतर गई, मीनाक्षी ने गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ मोड़ दिया। अब कुछ देर में वो मीनाक्षी के घर में था। मीनाक्षी गाड़ी से उतर गई और उसने दरवाजा खोल दिया। फिर मीनाक्षी ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की और फिर गेट को बंद कर दिया। शाम के साए गहरे हो चुके थे। घर में मुकम्मल तौर पर अंधेरे का राज था। मीनाक्षी ने पूरे घर में लाइट्स ऑन कर दी। घर की अंधेरी रोशनी में बदल गई। सोब, क्या खाओगे? सोब को मीनाक्षी का घर बड़ा ही अच्छा लगता था, इसलिए वो मीनाक्षी के साथ बेधड़क चला आया था। तुम जो खिला दोगी? सोब हंसकर बोला। ठीक है, मैं फ्रिज से अपनी पसंद का खाना लेकर आती हूँ ताकि तुम्हें भी मेरी पसंद के बारे में मालूम हो सके। मीनाक्षी मुस्कुराकर किचन में चली गई। अचानक सोब के मोबाइल पर मिस बेल आ गई। सोब ने जल्दी से मोबाइल फोन अपनी जेब से निकाला। मोबाइल की स्क्रीन पर सारिम का नाम जगमगा रहा था। ओ नो, इस मुसीबत को भी अभी अभी बचना था। उसने जैसे ही फोन रिसीव करके कान से लगाया, हेलो हेलो सारिम। सारिम, क्या बात है, क्यों हेलो हेलो कर रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मगर शायद सारिम को सोब की आवाज नहीं जा रही थी, इसलिए वो सिर्फ हेलो हेलो कर रहा था। सुन रहे हो सोब, मेरी बात का जवाब दो। यही जुमले बार बार वो दोहरा रहा था। सोब ने मोबाइल काट दिया। अचानक मीनाक्षी बड़ी ट्रे में खाना लेकर आ गई। कौन था सोब? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी, मेरे ख्याल में यहाँ पर सिग्नल काम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल सोब, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिग्नल काम नहीं करते। खैर, मैंने खास तौर पर तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। फिर मीनाक्षी ने ट्रे मेज पर रख दिया और दोनों मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। मीनाक्षी ने सोब के सामने देखा और फिर पूछा, खाना कैसा लगा? सोब ने मुस्कुराकर उसे कहा, बहुत ही लजीज। मीनाक्षी भी उसके साथ खाना खा रही थी। सोब ने खाना जैसे ही खत्म किया, उसे जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। मीनाक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। फंस गए हो मीनाक्षी की चाल में, वो कहकहा लगाकर हंसने लगी। जब सोब को होश आया तो वो गहरी तारीकी में पड़ा हुआ था। उसका पूरा वजूद बुरी तरह से दर्द कर रहा था और वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। उसने हाथ पांव मारने की बड़ी कोशिश की, मगर बेसूद। वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। उसको मजबूती से रस्सियों से बांधा गया था। वो एक काली झोंपड़ी में था जहां पर मौत का गुप्त अंधेरा था।
उसने इधर उधर देखने की कोशिश की मगर बेसूद, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा दर्द से कराहता रहा। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। सारिम की बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी। अचानक उसी तहखाने में रोशनी बिखरने लगी। इर्द गिर्द उस तहखाने में रखे हुए दिए खुद ब खुद रोशन हो गए। सोब ने इधर उधर देखा तो उसके खौफ से पसीने छूट रहे थे। उसके सामने गोल दायरे में एक काली स्याह बुढ़िया बैठी हुई थी जो कि कोई मंत्र पढ़ रही थी। सोप ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो उसको हैरत के कई झटके लगे, क्योंकि उसके दूसरी जानिब एक भयानक का दावर और बदशक्ल बुत खड़ा था। उसकी निकली हुई जुबान उस बुत को मजीद खौफनाक बना रही थी। सोप उस बुढ़िया और बुत के दरमियान रस्सियों से बंधा हुआ था। अचानक एक सिमत से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। सोप की निगाहें उसी सिमत उठ गई। अंधेरे में से एक लड़की निकलकर रोशनी में चाल से आ रही थी। जब वो मुकम्मल रोशनी में आ गई तो सोप ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। वो कुछ ही देर में सोप के पास पहुंच गई। कैसा महसूस कर रहे हो? मीनाक्षी जहरीले लहजे में बोली। सोप उसे देखकर बुरी तरह से तड़पा और मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। अब वैसे भी क्या बेरुखी जाने मन। सोप, सारिम ने तुम्हें सब कुछ ठीक कहा था मगर तुम मेरी दौलत पर मर मिटे थे। है 2 दिन तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद कामिल माता की रूह हाजिर होगी और वो तुम्हारा खून मांगेगी। बदले में हमें अमर होने का राज बताएगी। इतना बताकर मीनाक्षी वापस अंधेरे में गुम हो गई। जाए नमाज पर एक लड़की बैठी हुई थी और गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआएं मांग रही थी। रात का 2 बजे का वक्त होगा। वो सजदे में गिर गई। ए मेरे 2 जहानों के मालिक, तू सोब को अपने अमान में रख। मैंने जो ख्वाब देखा है वो सच ना कर। तू रहीम है, रहमान है, गफूर है, कहार है। ए मेरे रब, तू सोब को तमाम बलाओं और आफतों से अमान में रख। और वो लड़की सजदे में गिर गई। पता नहीं कितनी देर तक वो सजदे में अपने पाक रब से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती रही। अचानक आसमान में गिड़गिड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर आसमान में रोशनी सी छा गई। वो लड़की सजदे से उठ गई और ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके घर से आसमान में हल्की हल्की ये रोशनी अब भी नजर आ रही थी। उसने आंसू पूछ लिए और उसे ऐसे लगा कि जैसे खुदा ने उसकी दुआ सुन ली हो। ये कोई और नहीं, साले थी। साले जब सोब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी तो सोब ने उसे साफ इनकार किया था और फिर वो साले को छोड़कर चला गया था। साले भी परेशान थी। उसने सिर्फ इंटर किया था। सोब कहाँ गया उसे कुछ पता नहीं चला, मगर वो दारुल उलूम में चली गई। वहां पर उसने दीनी तालीम हासिल की और 2 साल तक वहां रही। उसके बाद उसने यतीम बच्चों को दीनी और मदरासी असबाब पढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन वो सोब को अब तक ना भूली थी। हमेशा उसे दुआओं में याद रखती, उसके लिए दुआएं की थी। वो सोब से इश्क करने लगी थी, पाकीज़ा इश्क। मगर आज रात उसने जो भयानक ख्वाब देखा था वो आज रात दुआएं पर दुआएं और अपने पाक रब से इल्तिजा पर इल्तिजा कर रही थी और आज भी जाए नमाज पर बैठी हुई रो रही थी। वो आसमानी शोला उड़ता हुआ जमीन की तरफ आने लगा और तेजी से मीनाक्षी के बंगले पर आ गिरा। उस मामूली से शोले ने लम्हों में मुकम्मल शीश महल को अपनी लपेट में ले लिया। अचानक उस शोले के गिरते ही जमीन भी दहल कर रह गई और ऐसे लगा जैसे कि जलजला आ गया हो। काली माता का बुत मुंह के बल जमीन पर आ गया और धमाके से चनाके की आवाज पैदा करता हुआ टूट गया। उस पुत के टुकड़े टुकड़े हो गए और खून उससे बहकर फर्श पर फैल गया। काली माता की पुजारन को दायरे में ही आग ने अपनी लपेट में ले लिया और आग की गरमाइश से सोप की बंधी हुई रस्सियां ढीली पड़ गई। सोप ने खुद को आजाद किया और तहखाने में आगे ही आगे बढ़ने लगा। वो लोहे की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही सीढ़ियों के जरिए तहखाने से निकलकर बाहर आया वो मीनाक्षी के कमरे में आ गया और वो बुरी तरह से चीख रही थी। सोप वहां से बाहर चला गया। वो जैसे ही बाहर निकला सोप के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सोप ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे अंधेरे में धुआं सा खड़ा था और उस धुएं में किसी बारिश बुजुर्ग का धुंधलका सा अक्स था। सोप, डरो नहीं, तुम्हें आज किसी की दुआओं ने बचा लिया है। कौन है वो बाबा जी? सोप ने हैरान होकर पूछा और सवालिया नजर से उस धुन की तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि साले है और मैं उनकी नेक अमाल का वो सिला हूं जो वो रोज तुम्हारे लिए मांगती रही है। सोप के चेहरे पर आंसू आ गए। बाबा जी, मुझे साले का पता बता दे, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। और फिर साले का पता और तमाम कहानी उसने सोप को बता दी और खुद आसमान की तरफ परवाज कर गया।
सुबह का उजाला फैल चुका था। साले मदरसा जाने के लिए तैयार कर रही थी कि अचानक गेट की घंटी बजी। साले ने दरवाजा खोला तो सामने सोब खड़ा था। दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। शुक्र है खुदा ने तुम्हें बचा लिया, साले मुस्कुराई। साले, मैं हमेशा से तुम्हारा था, मुझे मुआफ कर दो। सोब, शुक्र है कि तुम लौट आए। साथ ही उसकी आंखें खुशी से बह निकली और फिर वो हमेशा के लिए एक हो गए।